भविष्य न्यायाधीशों को नमस्कार। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। धारा 2 उपधारा 8 न्यायाधीश। हम किसको न्यायाधीश बोलते हैं? जो भी सिविल न्यायालय में बैठ के अपने अधिकार चला रहा है उसको हम न्यायाधीश बोलते हैं। धारा 2 उपधारा 9 निर्णय। इसको हम अंग्रेजी में जजमेंट बोलते हैं। डिक्री या आदेश के आधारों के ऊपर जब न्यायाधीश कथन देते हैं वो निर्णय है। धारा 2 उपधारा 10 निर्णीत ऋणी। जिस व्यक्ति के खिलाफ एक डिक्री दिया हुआ है या निष्पादन योग्य एक आदेश दिया हुआ है वो निर्णीत ऋणी है। धारा 2 उपधारा 11 विधिक प्रतिनिधि यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें हमको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक, जब एक मृत व्यक्ति की संपत्ति को कोई व्यक्ति विधि के दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, एक। और दो, जो भी व्यक्ति को उस मृत व्यक्ति की संपत्ति में दखलंदाजी करने की हक है। और 3, जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप से वाद लाता है या किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप से वाद लाया जाता है जिसे संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायागत होती है। यानी एक आदमी के मरने के बाद जिसको वो संपत्ति मिल सकती है वो देखते हैं इसमें। और ये सब मिलके विधिक प्रतिनिधि में आते हैं। धारा 2 उपधारा 12 अंतकालीन लाभ। इस उपधारा को समझने के लिए हम एक तुलना या एक उदाहरण ले सकते हैं। सोचिए एक मकान है। उस मकान सोचिए मेरे माँ बाप की है, पर मेरे माँ बाप जब मैं छोटा था वो मर गए। मुझे भी पता भी नहीं कि वो जो मकान है वो मेरा है। तो उस मकान में से मेरे रिश्तेदार बैठ के उधर पे जो भी किराया मिलता है वो अपना लेते हैं। तो जो भी किराया उसने लिया और उसके साथ जो भी इंटरेस्ट होती है वो सब अंतकालीन लाभ में आ जाती है। और जब मैं एक वाद लाता हूं तो मुझे वो जो भी पैसा उसको मिला था वो सब मुझे वापस करना पड़ता है। और पर इसमें एक और बात हमको समझना है। जबकि कोई व्यक्ति कुछ अभिवृद्धियां कर देता है उस जगह पे, यानी उस मकान के ऊपर एक और मकान वो खुद बनवाता है और उस मकान में से उसको कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो जो पैसा उसको मिल रहा है किराया वो अंतकालीन लाभ में नहीं आएगी। धारा 2 उपधारा 13 जंगम संपत्ति। हमको यह समझना है कि ये जो जंगम संपत्ति है उसके अंतर्गत जो खेत में उगती फसलें होती है वो भी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सिर्फ फसलें हैं वो ही जंगम संपत्ति में आती है, वो भी आती है। इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो भी जंगम संपत्ति में आ सकते हैं। धारा 2 की उपधारा 14, जब भी एक सिविल न्यायालय के न्यायाधीश कोई भी फैसला दे रहा है जो डिक्री ना हो उसको आदेश बोलते हैं। धारा 2 उपधारा 15 प्लीडर। जब भी एक आदमी के लिए दूसरे जो आदमी है वो न्यायालय में जाके बात कर सकता है उसको हम प्लीडर बोलते हैं। यानी इस व्यक्ति के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए ये जाके बात करता है न्यायालय में, उसको हम प्लीडर बोलते हैं। और उसमें उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एडवोकेट आती है, मतलब एडवोकेट जो बोलते हैं वो आते हैं, वकील आते हैं और किसी भी उच्च न्यायालय की अटर्नी वो भी आ जाते हैं इसमें। धारा 2 उपधारा 16 विहित, मतलब जो भी नियमों इस सिविल प्रक्रिया संहिता में है वो नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है। धारा 2 उपधारा 17 लोक अधिकारी। किन किन को हम लोक अधिकारी
बोल सकते हैं। और इसमें हमको ये देखना ज़रूरी है कि जो भी न्यायाधीश के परीक्षा होते हैं उसमें ये ऑप्शंस दे देते हैं जहाँ पे जो लोक अधिकारी नहीं है उसका नाम डाल के ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा लोक अधिकारी नहीं है। तो इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जो अधिकारियां हैं जो लोक अधिकारियों में आते हैं। पहला जो है न्यायाधीश, जो भी न्यायाधीश हो वो लोक अधिकारी हो जाता है। और अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस, जो भी अखिल भारतीय सेवा में है हर सदस्य वो सब लोक अधिकारी है। और अगला जो भी सेना में काम करता है, जो राजपत्रित ऑफिसर है वो भी लोक अधिकारी होते हैं। एक अधिकारी है जो न्यायालय में काम कर रहा है, उसका काम और कर्तव्य यह है कि किसी भी विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट बनवाना या कोई दस्तावेज बनाना या आदि प्रमाणित करना उस दस्तावेज को या उसको रखना या किसी संपत्ति का देखभाल करना, बार संभालना या उस संपत्ति का व्ययन करें, किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करें या कोई शपथ ग्रहण कराएं या निर्वचन करें या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है। सोचिए एक व्यक्ति है जो एक पद पर बैठा है, उसको एक अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने की, तो वो भी लोक अधिकारी बन जाता है। कोई भी सरकारी अधिकारी जो अपराधों का निवारण करे और जो अपराधों की इतिला दे और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। जो भी अधिकारी सरकार की संपत्ति जो है उसको ग्रहण करता है या प्राप्त करता है या रख लेता है उसको भी हम लोक अधिकारी बोलते हैं। जो भी अधिकारी सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करें या निर्धारण करें या संविदा करें, ये सब लोक अधिकारी है। किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करें या सरकार के धन संबंधी हितों जो होती है उस पर प्रभाव डालने वाला किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करें या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाना या अधिप्रमाणित करना या उसको रखना या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोकें। हर एक अधिकारी जिसको सरकार की सेवा में वेतन प्राप्त होती है या किसी भी लोक कर्तव्य के पालन के लिए उसको फीस मिलती है या कमीशन मिलती है, वो सब लोक अधिकारी हो जाते हैं। धारा 2 उपधारा 18 नियम, जो भी नियम और प्रारूप पहली अनुसूची में दी हुई है वो सब नियम में आ जाती है। और जो भी नियम धारा 122 और 125 में आती है उसको भी हम नियम कह सकते हैं। और धारा 2 की उपधारा 19 निगम अंश, इस निगम अंश में स्टॉक, डिबेंचर या बंद पत्र आते हैं। धारा 2 उपधारा 20 निर्णय या डिग्री को छोड़ के जहां भी हस्ताक्षरित किया जाता है उसके अंतर्गत स्टैंपिंग आ जाता है। यदि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई तो लाइक बटन को दबा देना, और आपको ये लग रहा है कि मैं कहीं पे कुछ गलती कर दिया
या मुझे और किसी टॉपिक पे अपना वीडियो बनवाना है तो ज़रूर आप कमेंट में बता देना। और जिसको भी ये जो वीडियो है उपयोग हो सकती है उसको ज़रूर शेयर कर देना, और ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबा देना, और उसके साथ ऑल बोल के एक नोटिफिकेशन की बिल होती है वो भी दबा देना। हम सब मिलके एक पढ़े लिखे समाज को निर्माण करें। धन्यवाद।